थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3.2, कैन यू स्टोर ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पार्ट। क्या आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक के पार्ट में आप स्टोर कर सकते हैं? तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आप जिंक के पार्ट में अगर आप स्टोर करें तो जिंक अगर कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर जाएगा तो जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर सॉलिड बनाएगा। तो जिंक अगर कॉपर सल्फेट से अगर रिएक्ट करेगा तो आप जिंक के पार्ट में कॉपर सल्फेट को आप स्टोर नहीं कर सकते हो। और अगर जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आप कॉपर सल्फेट को जिंक के बर्तन में आप स्टोर कर सकते हैं। तो पहले हम ये मान करके चल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि क्या ये फिजिबिलिटी है कि कॉपर सल्फेट से जिंक रिएक्ट करे। तो अगर ये फिजिबिलिटी होगी तो इक्वेशन क्या बनेगा, Zn सॉलिड प्लस CuSO4, ZnSO4 बनेगा और कॉपर सॉलिड बनेगा। जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा। अगर जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से अधिक है तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन में से, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। और जिंक की रिएक्टिविटी अगर कॉपर से कम होगी तो जिंक कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम ये देखते हैं कि जिंक ऊपर आता है। जब आप अपने बुक में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया हुआ है उसमें जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिंक ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है। तो उस सीरीज में जो मेटल जितना ऊपर आता है वो उतना ही रिएक्टिव होता है। तो जिंक कॉपर के चूँकि ऊपर है इसलिए जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक कॉपर को हटा देगा, हटा करके अपने बैठ जाएगा, यहाँ पर सल्फेट के साथ अपने बैठ जाएगा। मतलब ये हुआ कि जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो जिंक अगर कॉपर को रिप्लेस कर देगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो जब जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर सॉलिड ये अलग हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो जिंक का जो पार्ट है वो जिंक के पार्ट के अंदर कोरोजन होगा और जिंक का पार्ट धीरे धीरे गलने लगेगा। क्योंकि जिंक यहाँ +2 स्टेट में आएगा, यहाँ 0 स्टेट में है। तो जब जिंक +2 स्टेट में आएगा और जिंक सल्फेट बनाएगा तो वो सॉल्यूशन में चला जाएगा फौरन। तो इसलिए जिंक का जो पार्ट है वो धीरे धीरे उसके अंदर कोरोजन होगा, वो ख़त्म होता जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये हम रिएक्शन हमने लिखा और हम ये देखते हैं कि ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। तो रिएक्शन के फिजिबल होने के लिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। तो इससे हम ई सेल निकाल लें और अगर ई सेल पॉजिटिव हो रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और अगर ई सेल पॉजिटिव नहीं हो रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। अगर ई सेल पॉजिटिव है तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा। इसलिए कॉपर सल्फेट को आप जिंक के बर्तन में आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो आइए निकालें ई सेल ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड यहाँ क्या काम कर रहा है, जो रिड्यूज हो रहा है वो कैथोड होगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो एनोड होगा। तो जिंक यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जिंक कैथोड हो जाएगा और कॉपर चूँकि रिड्यूज हो रहा है इसलिए जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जिंक एनोड हो जाएगा और कॉपर रिड्यूज हो रहा है तो कॉपर कैथोड हो जाएगा। ये कॉपर की SRP वैल्यू दी हुई है, कॉपर यहाँ रिड्यूज हो रहा है तो ये जो दिया हुआ है वो इसकी SRP वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिंक को भी यहाँ रिड्यूज होते हुए दिखाया गया है, +2 से 0 स्टेट में आ रहा है, इसलिए -0.67 वोल्ट जो इसमें दिखाया गया है वो जिंक का SRP वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसी वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे। ई कैथोड की जगह कैथोड चूँकि कॉपर है इसलिए कॉपर का SRP रखेंगे।
0.3 वोल्ट माइनस ये एनोड। एनोड यहाँ जिंक है तो एनोड की SRP वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 0.3 वोल्ट। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76। अब ये आप देख रहे हैं कि ये आ रहा है 1.1 वोल्ट। ये E0 सेल, चूँकि E0 सेल पॉजिटिव आ रहा है इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है, इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी है और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब ये हुआ E0 पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर सॉलिड कॉपर को ये रिप्लेस कर देगा ये। इसलिए आप जिंक के पार्ट में कॉपर सल्फेट को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं।